बच्चों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का सेकंड लेसन है शक्ति, सत्ता और वैधता के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड और भी जो लेसन्स के वीडियो हैं उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएं और वहाँ से पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो लेसन की प्लेलिस्ट है उसको क्लिक करके और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन 2 शक्ति, सत्ता और वैधता के बारे में, और ये इसका सेकंड पार्ट है। शक्ति के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, इसी के साथ कुछ कमेंट्स जो बच्चों के मुझे मिल रहे हैं, कई सारे वीडियोस में कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों में भी ग्रुप में ऐड कर लें सर, हमें भी ग्रुप में ऐड कर लें। तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि ग्रुप जो है वो केवल मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हीं का ग्रुप बना हुआ है, और उस ग्रुप में भी केवल कुछ भी नहीं डालता हूँ मैं, उनके केवल ये जो लेसन की पीडीएफ है वो डालता हूँ। तो ये पीडीएफ मैं आपको ग्रुप इसमें वीडियो में भी अवेलेबल करा रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ इस वीडियो में एक और नई चीज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये लेसन्स के जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स, वो भी आपको इस लेसन के माध्यम से मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ आपको 2 लिंक मिलेंगे। एक तो पूरा लेसन डाउनलोड करने का लिंक और एक है नोट्स डाउनलोड करने का लिंक। तो आप दोनों को डाउनलोड कर लें और आराम से घर पर पढ़ाई करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। सत्ता के यहाँ से अथॉरिटी यानी शक्ति के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और अब बात करते हैं अपन सत्ता के बारे में। जहाँ प्राचीन और मध्यकालीन राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में शक्ति महत्वपूर्ण अवधारणा थी, वहीं आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की अवधारणा कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शक्ति प्रत्येक जगह सही नहीं हो सकती है। अनेक बार हम शक्ति के भय के कारण मजबूरी में उसे स्वीकार करते हैं। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसके कारण उसे सही मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। जब हम किसी बलशाली के आदेश की पालना करते हैं तब उसकी आज्ञा पालन का आधार शक्ति होता है। जबकि हम चौराहे पर, देखिए आप अंतर समझना है आपको, शक्ति और सत्ता में अंतर क्या है। यानी हम जब किसी बलशाली के आदेश की पालना करते हैं तो वो आज्ञा पालन का आधार क्या होता है? शक्ति, यानी हम उसकी ताकत के कारण करते हैं। जबकि हम चौराहे पर यातायात पुलिस के सिपाही के इशारे पर रुकते हैं तब वह सत्ता का प्रतीक होता है। इस तरह शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ती है तब वह सत्ता कहलाती है। यानी शक्ति के साथ साथ अगर उसमें वैधता भी जुड़ जाती है तब वह सत्ता का रूप ले लेती है। दूसरे शब्दों में वेद शक्ति ही सत्ता है। बायस्टेड ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। और इसी के साथ हेनरी फेवल की परिभाषा है, सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। तो देखिए, अब मैं आपको इन नोट्स के माध्यम से ही पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए, ये नोट्स मैंने तैयार किए हैं। ये इस लेसन के नोट्स हैं। एक एक लेसन के नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप वहाँ से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और पूरा लेसन, पूरी जो किताब का लेसन है वो अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो अभी हम केवल नोट्स के द्वारा ही पढ़ेंगे। तो ये देखिए आप, सत्ता की अवधारणा समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक पुलिस वाले और एक गुंडे, दोनों में शक्ति निहित होती है। सम विषम परिस्थितियों में हम इन दोनों के दिए गए आदेशों की पालना करते हैं, यानी जैसी परिस्थिति होती है वैसा हम करते हैं। परंतु इन आदेशों की पालना में एक विशेष अंतर होता है, और वो ये है कि एक पुलिस वाले के आदेश की पालना हम अपनी सहमति से करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि उसे विधि या कानून के द्वारा आदेश देने की शक्ति प्राप्त है। जबकि हम एक गुंडे के आदेशों की पालना मात्र जान माल के खोने के भय से करते हैं। और जब हमारा ये भय हट जाता है, जब ये डर हट जाता है, तो हम उसके आदेशों की पालना करना बंद कर देते हैं। यानी उसकी पालना कब तक रही? जब तक हमारा भय है। अगर वो भय हमारा किसी कारण से हमारे को उसका प्रोटेक्शन मिल जाता है तो हम फिर उसके आदेशों की पालना नहीं करते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि जब शक्ति के साथ, तो यहाँ आपको ये क्लियर कर लेना है कि इसका मतलब ये हुआ कि जब शक्ति के साथ वेदता जुड़ जाती है तो ऐसी शक्ति क्या बन जाती है? सत्ता बन जाती है।
इस प्रकार सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का वह गुण है जिसे हम सही अर्थात वैध मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों की पालना करते हैं, अर्थात वैध शक्ति ही सत्ता है। हेनरी फेवल ने इसकी बहुत अच्छी परिभाषा दी है। सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश की पालना कराने की शक्ति है। तो आइए अब हम बात करते हैं सत्ता पालन के आधार की, यानी सत्ता पालन के क्या क्या आधार हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी सत्ता की पालना निम्नलिखित आधारों पर करता है। पहला है विश्वास, यानी ये 4 आधार बताए गए हैं: विश्वास, एकरूपता, लोकहित और दबाव। यानी हम किसी की सत्ता की पालना करते हैं तो वो इन आधारों पर करते हैं। पहला है विश्वास। सत्ता पालन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है विश्वास। यदि अधीनस्थ को, यानी जो सत्ता का जो पालना करने वाला है, अगर उसको इस बात का विश्वास है कि सत्ताधारी का दिया गया आदेश सही है, तो सत्ता की पालना उतनी ही अधिक सरल हो जाएगी, अन्यथा नहीं, अर्थात वो बहुत इजीली उसकी पालना करेगा। दूसरा है एकरूपता। विचारों और आदर्शों की एकरूपता सत्ता का महत्वपूर्ण आधार है। यदि सत्ताधारक व अधीनस्थ के विचारों और आदर्शों में एकरूपता है तो स्वतः ही आज्ञा पालन की स्थिति पैदा हो जाती है, अर्थात दूसरा आधार है एकरूपता। पहला विश्वास, दूसरा एकरूपता। यानी अगर आदेश देने वाले और आदेश मानने वाले दोनों के विचारों में अगर एकरूपता है तो आदमी फटाफट उनके आदेशों की पालना करेगा ही करेगा। तीसरा है लोकहित। यदि सरकार लोकहित में कार्य करती है और नियम कानून बनाती है तो जनता उन कार्यों, नियमों और कानूनों का अनुसरण बेहिचक करती है, अर्थात सरकार अगर जो है वो नियम कानून जनता के हित में बनाती है तो जनता अपने आप ही उनका पालन करेगी, तो बेहिचक उनका पालन करती है। जैसे कर जमा कराना। लोग कर इसलिए जमा कराते हैं क्योंकि इसी कर से सरकार लोकहित के कार्य चलाती है और योजनाएं बनाती है। इसी प्रकार हम यातायात के नियमों का भी पालन करते हैं क्योंकि इसमें जनता की सुरक्षा का हित छुपा हुआ है। पब्लिक सब जानती है कि सरकार अगर टैक्स लगा रही है तो भी हमारे फायदे के लिए लगा रही है। पब्लिक जानती है कि यातायात के नियमों का अगर पुलिस, ट्रैफिक वाले जो पालन करवा रहे हैं तो हमारे फायदे के लिए करवा रहे हैं, इसलिए हम आसानी से उनकी पालना करते हैं। तो ये है लोकहित। चौथा इसका आधार है दबाव। प्रत्येक व्यवस्था में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो केवल दमन और दबाव की भाषा ही समझते हैं, अर्थात बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, और खासकर हमारे भारतीय संस्कृति में तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम बिना भय के, बिना डर के, बिना दबाव के हम कोई भी काम नहीं करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल दमन और दबाव की भाषा को ही समझते हैं, अर्थात जिसको हम देसी भाषा में कहें कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो वो लातों से ही मानते हैं। और फिर है इसके बाद सत्ता के रूप, यानी सत्ता के कौन कौन से रूप हैं। प्रमुख समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने सत्ता के निम्नलिखित 3 रूप बताए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है परंपरागत सत्ता, दूसरा है करिश्माई सत्ता, तीसरा है कानूनी और तर्कसंगत सत्ता। पहला है परंपरागत सत्ता। इस प्रकार की सत्ता पालन का आधार समाज में स्थापित परंपराएं होती है। जो व्यक्ति वंश व परंपरा के आधार पर सत्ता का प्रयोग करता है, सत्ता उसी के पास बनी रहती है। जैसे हम अपने घरों में माता पिता और वृद्धजनों की आज्ञा का पालन परंपरागत सत्ता के आधार पर ही करते हैं, यानी एक वो ट्रेडिशन चला आ रहा है और हम उसी हिसाब से अपने माता पिता और वृद्धजनों की आज्ञा का पालन करते हैं। दूसरा है करिश्माई सत्ता। यह सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों और चमत्कारों पर आधारित होती है। इसमें जनता उस व्यक्ति के इशारों पर बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तत्पर रहती है, जैसे कि महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। महात्मा गांधी जब स्वतंत्रता का आंदोलन चलाते थे तो उनके एक इशारे पर पूरे देश की पब्लिक जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार होती थी। तो ये कहलाती है करिश्माई सत्ता। पहली है परंपरागत सत्ता, दूसरी है करिश्माई सत्ता और तीसरी है कानूनी और तर्कसंगत सत्ता। इस प्रकार की सत्ता का आधार व्यक्तित्व न होकर, यानी इसमें कोई व्यक्तित्व नहीं होता है, पद होता है जिस पर वो बैठा होता है, अर्थात व्यक्ति जो पद धारण करता है उसमें निहित सत्ता के आधार पर सत्ता का प्रयोग करता है। जैसे कलेक्टर की सत्ता, प्रधानाचार्य की सत्ता, शिक्षक की सत्ता, अर्थात वो जितने समय तक उस पद पर रहते हैं उतने समय तक ही उनकी सत्ता चलती है। जो व्यक्ति कानूनी सत्ता का प्रयोग कर रहा है और उसका व्यक्तित्व चमत्कारिक होता है
तो वह असीमित सत्ता का प्रयोग कर सकता है, यानी वो पद पर भी है, किसी कानूनी सत्ता का भी हकदार है और फिर उसका व्यक्तित्व भी चमत्कारिक है, तो फिर इसका मतलब वो असीमित सत्ता का प्रयोग कर सकता है। जैसे प्रधानमंत्री की सत्ता कानूनन सभी में समान है, यानी प्रधानमंत्री को जो पावर्स होते हैं, जो सत्ता होती है, जो अधिकार होते हैं, वो तो सभी में होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने करिश्माई व्यक्तित्व के कारण उन पावर्स का और ज़्यादा उपयोग करते हैं। जैसे इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी आदि प्रधानमंत्रियों ने अन्य प्रधानमंत्रियों की तुलना में अत्यधिक सत्ता का प्रयोग किया है, क्योंकि इन प्रधानमंत्रियों का व्यक्तित्व कैसा था, चमत्कारिक था। और वर्तमान में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री और भी आए थे, लेकिन पब्लिक उनका नाम तक नहीं जानती थी, या यूं कहें कि उनके होने का एहसास तक नहीं था लोगों को। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने पद पर होते हुए अपने व्यक्तित्व का भी भरपूर उपयोग करते हैं। तीसरा आता है अब वेधता। पहले हमने बात करी शक्ति की, फिर सत्ता की, और अब हम बात करते हैं वेधता की। वेधता अंग्रेजी शब्द लेजिटिमेसी का हिंदी पर्याय है, जो लैटिन लेजिटिमस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वैधानिक। यानी वेधता जो है वो वैधानिकता से जुड़ा हुआ है। अब वेधता की अवधारणा का इतिहास क्या है? प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो भारतीय प्राचीन विचारकों ने राजा के शासन को उसके द्वारा किए गए प्रजापालन व जन कल्याण के कार्यों द्वारा वेधता प्रदान की है। यूनानी विचारकों में प्लेटो ने न्याय सिद्धांत द्वारा और अरस्तु ने संवैधानिक शासन द्वारा शासक की वेधता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। फिर आता है मध्यकाल। मध्यकाल में राज्य के देवीय उत्पत्ति सिद्धांत को राज्य की वेधता का आधार माना है, यानी राज्य की जो सत्ता राज्य को प्राप्त हुई है वो कहाँ से हुई है? देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के द्वारा। पहले हमने पाठों में पढ़ा है। लॉक, हॉब्स और रूसो ने देवीय उत्पत्ति सिद्धांत की जगह लोगों की सहमति को राज्य की वेधता का आधार माना है, यानी हॉब्स, लॉक और रूसो ने देवी उत्पत्ति के सिद्धांत की बजाय लोगों की सहमति को राज्य की वेधता का आधार माना है। तीसरा है आधुनिक काल। आधुनिक काल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता की सहभागिता को राज्य की वेधता का प्रमाण माना जाता है। वेधता उस कारण की ओर संकेत करती है जिसके कारण हम किसी सत्ता को स्वीकार करते हैं, अर्थात वेधता वह सहमति है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रदान की जाती है। और अब बात करते हैं अपन वेधता के प्राप्ति के साधन, यानी वेधता कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है, किन किन साधनों से। अब इनमें मुख्य जो है वो है मतदान, जनता के द्वारा, मतदान के द्वारा, जनमत के द्वारा, संचार के साधन है, राष्ट्रवाद आदि वे साधन हैं जिनके माध्यम से राज्य वेधता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वेधता का संकट। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को अपनी वेधता बनाए रखने के लिए प्रयत्न करने होते हैं, क्योंकि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यदि राजनीतिक व्यवस्था इन परिवर्तनों के अनुरूप ढल जाती है तो उनकी वेधता बनी रह जाती है, यानी क्योंकि समय के साथ जो परिवर्तन होता रहता है, और अगर राजनीतिक व्यवस्था उन परिवर्तनों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेती है तो उनकी वेधता बनी रहती है, नहीं तो उनकी वेधता को चुनौती मिल जाती है। यदि राजनीतिक व्यवस्था इन परिवर्तनों के अनुरूप ढल नहीं पाती है तो उनकी वेधता पर क्या हो जाता है? संकट आ जाता है। जैसे प्राचीन काल की राजतंत्रीय व्यवस्था में लोकतंत्रीय तत्वों का उदय होने पर जिन व्यवस्थाओं ने स्वयं को लोकतंत्रीय तत्वों के अनुरूप ढाल लिया, यानी पहले राजतंत्रीय शासन व्यवस्थाएं चलती थी, लेकिन धीरे धीरे जब लोकतंत्र का बहुमत होने लगा, लोकतंत्र ज़्यादा लोकप्रिय होने लगा, तो जिन व्यवस्थाओं ने धीरे धीरे उनको अपने साथ ढाल लिया, लोकतंत्र की स्थापना कर ली, उनकी वेधता यथावत बनी रही है। जबकि साम्यवादी व्यवस्था स्वयं को लोकतंत्रीय तत्वों के अनुरूप ढाल नहीं पाई, अतः वर्तमान में इसकी वेधता क्या है? न के बराबर है। इसी प्रकार जब परंपरागत सत्ताएं व समूह नवीन व्यवस्थाओं और विचारों को स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी वेधता बनी रहती है, अन्यथा उनकी वेधता में बाधा पहुंचेगी। और अब हम बात करते हैं शक्ति, सत्ता और वेधता में अंतर संबंध, यानी इन तीनों में क्या आपस में संबंध है। देखिए, पहला है शक्ति के साथ वेधता जुड़कर। जब शक्ति किसी के पास होती है और उसमें वेधता और मिल जाती है तो वो सत्ता को और अधिक प्रभावी बनाती है। हम जानते हैं कि शक्ति के बिना समाज में शांति, व्यवस्था, न्याय व खुशहाली की स्थापना नहीं की जा सकती है, परंतु केवल शक्ति का प्रयोग अधिक प्रभावी नहीं होता है, यानी केवल हम शक्ति के द्वारा कुछ नहीं कर सकते। जब यही शक्ति, इसी शक्ति में वेधता जुड़ जाती है तो ये सत्ता का रूप धारण कर लेती है और इस सत्तात्मक शक्ति को लोग अपनी सहमति से स्वीकार करते हैं, यानी फिर उसे जबरदस्ती मनवाने की आवश्यकता नहीं होती है, लोग इच्छा से उसका पालन करते हैं। दूसरा है शक्ति, सत्ता और वेधता
परस्पर पूरक, तीनों जो है वो परस्पर पूरक हैं। जब शासक की शक्ति सत्ता का रूप ले लेती है तो ये शक्ति शासक का अधिकार बन जाती है। चूंकि सत्ता में वैधता जुड़ी होती है इसलिए नागरिक शासक की आज्ञा का पालन करते हैं और उनका कर्तव्य बन जाता है। तो शक्ति, सत्ता और वैधता तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। तीसरा पॉइंट है वैधता शक्ति और सत्ता के मध्य की कड़ी है। वैधता क्या है, शक्ति और सत्ता के बीच की एक कड़ी है। शासक अपनी शक्ति का प्रयोग कर लोगों को बाहरी रूप से नियंत्रित करते हैं, परंतु जब शासक वैध शक्ति का प्रयोग करते हैं तो लोगों के हृदय में शासन करता है। केवल शक्ति अधिनायक तंत्र को प्रदर्शित करती है जबकि वैध शक्ति अर्थात सत्ता लोकतंत्र को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार वैधता शक्ति और सत्ता को जोड़ने का कार्य करती है। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। ये नोट्स थे। ये नोट्स और पूरा का पूरा लेसन दोनों की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं और बिना प्रिंट निकाले आप मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर पर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। और इनके अलावा और भी अगर वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और बहुत सारे वीडियो हैं पॉलिटिकल साइंस के, आप उनको देखें। और क्योंकि अभी तक इस कोरोना से स्कूलें कब खुलेगी कुछ कह नहीं सकते हैं। बच्चों की ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर स्कूल्स कब खुलेंगे, तो बेटा ये है कि अभी स्कूल्स खुलने का कोई भरोसा नहीं है कि कब खुलेंगे। आप अपनी स्टडी को जारी रखें क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पता नहीं कब स्कूल खुले, तो आप घर बैठकर अपनी स्टडी को जारी रखें। और किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें और सॉल्यूशन आप प्राप्त करें। ओके, बाय, थैंक्स।